नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले 1 घंटे तक हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें रखेंगे और सभी खबरें 1 मिनट के भीतर होंगी। बिल्कुल, नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं शुरुआत देर ना करते हुए न्यूज हेडक्वार्टर की तुरंत। सामने रख देते हैं, क्या राजस्थान में खनन माफिया से किसी से भी नहीं डरते? ऐसा इसलिए क्योंकि सिस्टम की नाक के नीचे झालावाड़ में अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन को बेनकाब करने का बीड़ा जब एनडीटीवी इंडिया ने उठाया तो खनन माफिया ने एनडीटीवी की टीम पर हमला कर दिया। रिपोर्ट देखिए जरा। खनन माफिया के टेरर का ट्रेलर आंख खोलकर देख ले सिस्टम। एनडीटीवी टीम पर हमला। हर वो ओहदेदार खनन माफिया की गुंडागर्दी का लाइव सबूत देख ले, जिसके कंधों पर इस काले कारोबार पर नकेल कसने का जिम्मा है। तस्वीरें राजस्थान के झालावाड़ की हैं। देवली घाटी की पहाड़ियों का सीना अवैध तरीके से चीरा जा रहा है। एनडीटीवी की टीम जब इस स्याह सच को कैमरे में कैप्चर करने पहुंची तो खनन माफिया गाली गलौज पर उतर आया। टीम पर हमले की कोशिश तक की गई। झालावाड़ में वन विभाग की मिलीभगत और इसकी कारस्तानियों के चलते अवैध खननकर्ताओं ने झालावाड़ की पहाड़ियों का सीना छलनी करके रख दिया है। झालावाड़ के देवली घाटा क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ इस पूरी पहाड़ी में चारों तरफ अवैध खनन का जाल बिछा हुआ है। देवली की पहाड़ियों में सिर्फ 2 लाइसेंसी खदानें हैं, लेकिन अवैध तरीके से खनन क्यों हो रहा है? वन विभाग के पास इन सवालों का क्या जवाब है? क्या कार्रवाई की जा रही है? और अब बात पहलगाम में हुए आतंकी हमले की तो एनआईए की जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब होता चला जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के 10 दिन बाद एनआईए ने शुरुआती रिपोर्ट तैयार कर ली है और निशाने पर आईएसआई और पाकिस्तानी हुक्मरान हैं। कब तक बचेगा पाकिस्तान? कब तक आतंकी हमले पर झूठ बोलेगा पाकिस्तान? कब तक इस आतंकी हमले में खुद के शामिल नहीं होने का रोना रोएगा पाकिस्तान? पहलगाम हमले पर पाकिस्तान बेनकाब। आतंकी हमले में मिला सबसे बड़ा सबूत। एनआईए की जांच में पाकिस्तान के आतंकी करतूतों से पर्दा उठ रहा है। आतंकी हमले पर एनआईए ने अपनी शुरुआती जांच तैयार कर ली है। सूत्रों से आई रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी हमले में आईएसआई के शामिल होने के पुख्ता सबूत मिल गए हैं। सूत्रों से मिली रिपोर्ट में इस हमले में 2 पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साजिश में शामिल होने के सबूत मिले हैं, जबकि ये पूरी साजिश आईएसआई के इशारे पर लश्कर के हेडक्वार्टर में रची गई थी। हमले में शामिल 2 आतंकी हाशिम मूसा और अली भाई उर्फ तलहा भाई पाकिस्तान के आतंकी पाक हैंडलर्स के संपर्क में था और पाकिस्तान से उन्हें दिशा निर्देश मिल रहे थे। पहलगाम में आतंकी हमले के 10 दिन हो चुके हैं और एनआईए की जांच सीधे पाकिस्तान निशाने पर आ चुका है। एनआईए डीजी अभी भी कश्मीर में है और कश्मीर में उनका यह दूसरा दिन है जब जांच से जुड़े अधिकारियों के साथ उन्होंने रिव्यू मीटिंग की है। क्या कुछ हुआ, देखिए जरा रिपोर्ट। पहलगाम हमले के हर एक पहलू के एनआईए पूरी बारीकी से तफ्तीश कर रही है। जांच में मिला एक सुराग चीख कर कह रहा है कि पाकिस्तान की मिलीभगत से ही पहलगाम में 26 बेकसूर लोगों की जान गई। खुद एनआईए के डीजी कश्मीर में दूसरे दिन भी मौजूद रहे और जांच से जुड़े अधिकारियों से रिपोर्ट ली और सबके साथ रिव्यू मीटिंग भी की। एनआईए की जांच में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआई और पाकिस्तानी हुक्मरानों के मिलीभगत के सबूत तो मिले ही हैं। जांच में यह भी पता चला है कि आतंकवादियों ने हथियार बेताब घाटी में छुपाए थे, जो घटना वाली जगह से मात्र 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ हथियार छुपाने से पहले आतंकियों ने रेकी भी की थी। शुरुआती जांच रिपोर्ट में ओजीडब्ल्यू का जिक्र भी किया गया। इस रिपोर्ट में आतंकी हमले में ओजीडब्ल्यू की भूमिका के बारे में बताया गया है। पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान दावा करता आ रहा है कि उसका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, जबकि एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि इस पूरे हमले की साजिश पाकिस्तान में ही रची गई थी। तो जमीन पर भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच अभी भी तनाव है, लेकिन साइबर सेल में युद्ध छिड़ा हुआ है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान भारत पर 10 लाख से ज्यादा साइबर हमले कर चुका है और भारत उसका हर बार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ताबड़तोड़ साइबर हमले करने शुरू कर दिए। महाराष्ट्र साइबर सेल की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। वैसे तो इस तरह के साइबर हमले पाकिस्तान करता ही रहता है,
लेकिन पहलगाम के आतंकी हमले के बाद इनमें बहुत तेजी देखी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साइबर युद्ध में तेजी आई है। महाराष्ट्र साइबर विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यशस्वी यादव ने बताया कि भारत पर इन 10 दिनों में 10 लाख से भी ज्यादा साइबर हमले किए गए। लेकिन भारतीय वेबसाइट्स को हैक करने और व्यवस्था को नकारा करने की पाकिस्तान की ये चालें ज्यादातर नाकाम रही हैं और चुस्त भारतीय साइबर सुरक्षा इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पहलगाम पर बेनकाब होने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एलओसी पर लगातार 8वें दिन भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारत भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में उससे भी तेज जवाब दे रहा है, यानी जैसे कहते हैं ना, गोली का जवाब गोले से। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। लगता है पाकिस्तान को मिटने की जल्दी है, इसलिए पाकिस्तान अपनी हरकतों से तौबा नहीं कर रहा है। पूरे 8 दिन हो चुके हैं पाकिस्तान एलओसी पर गोलीबारी से बाज नहीं आ रहा। आठवें दिन भी सरहद पर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तानी रेंजर्स लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रहे हैं। बिना उकसावे के पाकिस्तानी रेंजर्स ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टर में गोलीबारी की है। भारत भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। भारतीय सेना गोली का जवाब गोले से देकर पाकिस्तान के होश ठिकाने लगा रही है। तो पाकिस्तान की पुरानी फितरत है, वो जब जब आतंकवाद पर एक्सपोज होता है बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन करता है। और यानी पाकिस्तान बाज भी नहीं आता है। पिछले कुछ सालों में सरहद पर पाकिस्तान ने कब कब कायरता का प्रमाण दिया, इसकी पूरी टाइमलाइन हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। जी हां, 2024 2 बार संघर्ष विराम हुआ, 2023 में कोई उल्लंघन नहीं हुआ, 2022 में सिर्फ एक बार संघर्ष विराम किया, 2021 की बात करें तो जनवरी में 380 बार उल्लंघन किया पाकिस्तान ने, फरवरी में 278 बार उल्लंघन हुआ पाकिस्तान की तरफ से, 2020 में 5000 से भी ज्यादा बार उल्लंघन किया पाकिस्तान ने। 2003 में संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन यह समझौता कुछ दिन ही चला और उसके बाद से पाकिस्तान फिर से आतंकी गतिविधियों को पनाह देने के लिए, आतंकियों को भारत में सेफ हेवन पहुंचाने के लिए वो फायरिंग एलओसी पे करना शुरू कर चुका था। लेकिन देश पहलगाम का बदला मांग रहा है। संतों महंतों पाकिस्तान पर एक्शन की मांग है। आदि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने आज बड़ा बयान दिया। उनका ये मैसेज आतंक परस्त पाकिस्तान को जरूर सुनना चाहिए। पहलगाम में आतंकवादियों ने जो नरसंहार किया, पहलगाम में पाकिस्तान ने जो कायरता का प्रमाण दिया, उस पर संतों महंतों का भी खून खौल उठ रहा है। पाकिस्तान और उसके आतंकी सपोलों पर आदि गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा और कड़ा एक्शन लेने की मांग की। किसी को अमुक कारण से तुम मुसलमान हो ऐसा सोच करके हम नहीं मारते हैं। हमारा भी अपना एक अभिमान है और तुम्हारी तुच्छता है कि तुमने अपने आप को हिंदू कहने वालों के सामने गोली चला दी। आदि गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद केदारनाथ धाम में भगवान श्री केदार के दर्शन करने पहुंचे थे। जब मीडिया से मुखातिब हुए तो पहलगाम का दर्द उनके जुबान पर था। हर उस मौके पर हम जवाब देंगे कि हाँ, हम हिंदू हैं और हम इसीलिए हिंदू हैं क्योंकि हमने पूरी दुनिया को कुटुंब माना। साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ संत महंत भी एकजुटता से खड़े हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकवादियों की कब्र भारत जल्द खोदे। और देखिए, आंधी तूफान ने दिल्ली और एनसीआर का मौसम खराब किया था, लेकिन अब कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। तेज हवा की वजह से, आंधी की वजह से डल झील में एक नाव पलट गई है। मौके पर राहत बचाव का कार्य चल रहा है। जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां डल झील में एक नाव पलटी और एक शख्स लापता है। नजीर मसूदी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नजीर, इस वक्त क्या अपडेट है, क्या हालचाल है? 2 शख्स इसमें इस नाव में थे। एक तो वहाँ बाहर निकल आया डल झील से। कई लोग वहाँ रेस्क्यू में शामिल हुए, लेकिन एक का अभी पता नहीं है। दरअसल काफी जो तेज आंधी की वजह से
यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट से 2 फ्लाइट्स भी डाइवर्ट करनी पड़ी, कहीं सड़कें भी बंद हो गई क्योंकि दरख्त गिर आए, और डल झील में भी जैसे बहुत ही टॉपिंग थी वहाँ, वो जैसे समंदर जैसा था, तो उसी तरह लहरें उठी डल झील में भी तेज हवाओं की वजह से, और एक नाव पलटी जिसमें 2 लोग सवार थे। इनमें एक बाहर निकलने में कामयाब हुआ, लेकिन दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। उम्मीद की जाती है वो जिंदा निकले, मालूम नहीं क्या हालत है, लेकिन एक नाव पलटने से वहां 2 लोगों की वो डूब गए, जिनमें एक निकल आया, दूसरे अभी ठीक है। लापता। नजीर मसूदी हमारे सहयोगी श्रीनगर से ये खबर दे रहे थे कि तेज आंधी की वजह से, तेज हवाओं की वजह से डल झील में एक नाव पलट गई, एक शख्स लापता है, एक शख्स मिल चुका है, 2 शख्स इस डल झील की नाव में सवार थे। बिल्कुल, चलिए अब बुलेटिन में न्यूज़ हेडक्वार्टर में बढ़ेंगे आगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर से ये खबर आपको हमने पहुंचा दी। लेकिन तनाव है भारत पाकिस्तान के बीच, और भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने दुश्मन को ताकत का ट्रेलर भी दिखाया इसी बीच। ट्रेलर कहां दिखाया? यूपी के शाहजहांपुर के एक्सप्रेसवे पर, गंगा एक्सप्रेसवे अभी निर्माणाधीन है। भारत का कैसा यहां पर दमखम दिखा, भारत के शौर्य की एक एक तस्वीर आपको गर्व व जोश से भर देगी। यह हिंदुस्तान के शौर्य का ट्रेलर है, यह हिंदुस्तान की विराट ताकत का परिचय है, यह हिंदुस्तान के अटूट और अमिट पराक्रम की पिक्चर है। देख ले पाकिस्तान, आतंक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है हिंदुस्तान। परवाज भरता रफाल, दुश्मन के दिल की धड़कनें बढ़ाता जगुआर, पाकिस्तान के पसीने छुटाता मिराज। भारत के शौर्य की यह तस्वीर यूपी के शाहजहांपुर से आई। गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना का दमखम दिखा। 3.5 किलोमीटर लंबे हवाई पट्टी पर मिराज, रफाल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने आंधी तूफान के बीच लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस की। भारतीय वायुसेना की ताकत का यह ट्रेलर देखकर दुश्मन के होश फाख्ता है। भारत का मिलिट्री एक्शन दुश्मन को टेंशन दे रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर क्या खास है, पहले उसकी खासियत आपको बताते हैं, फिर पाकिस्तान के डर का परीक्षण भी जरूर करेंगे। चलिए कुछ डिटेल्स देते हैं आपको। गंगा एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश का यह चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है। ये रात में लैंडिंग की क्षमता भी रखता है, यानी कि रात में लैंडिंग के लिए जो तमाम लाइट वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए ताकि दूर से एयरक्राफ्ट को रनवे रूपी ये एक्सप्रेसवे दिख सके, उसकी भी व्यवस्था की गई। खास बात ये है कि रात में लैंडिंग की क्षमता रखने वाला ये देश का पहला एक्सप्रेसवे है, ये इंपॉर्टेंट है। और एयर शो में जस्ट फाइटर जेट का दमखम दिखा, अब उनकी ताकत भी जान लीजिए। देखिए हम आपको बारी बारी से दिखाएंगे मिराज 2000 से क्यों डरता है पाक, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। मिराज 2000 एयरफोर्स की रीड कहा जाता है, इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और मिराज 2000 की अधिकतम स्पीड 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। बिल्कुल। और वहीं अगर C-130J सुपर हरक्यूलिस की पावर की बात कर लें तो C-130J सुपर हरक्यूलिस की अगर बता दें इंपॉर्टेंट, बिना रनवे के टेक ऑफ और लैंडिंग ये कर सकता है, यानी कि बहुत कम वक्त लेगा और बिना इसको लैंडिंग की जरूरत ही रही है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। 80 सैनिकों के हथियारों के साथ ले जाने में ये क्षमता रखता है। 644 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और ये एक ट्रांसपोर्ट कैरियर है और एक जगह से दूसरी जगह टैंक से लेकर सेना के जवान और हथियार ले जाने की क्षमता इसके भीतर है। अब बात MiG-29 की करते हैं, ये अक्सर सुर्खियों में भी रहा है। तो MiG-29 की क्या खासियत है? 2100 किलोमीटर रेडियस में हमला करने में ये सक्षम है, जहां 2440 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है। ये दुश्मन के रूह को कपा देने वाली ताकत रखता है। अब बात कर लेते हैं सुखोई 30 की। सुखोई MKI 30 की बात करें तो इसकी अधिकतम स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैक की रफ्तार से ज़्यादा तेज रफ्तार से उड़ता है और हवा में फ्यूल रिफ्यूल करने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से इसकी मारक क्षमता 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी तक हो जाती है। और अब जगुआर की पावर जान लीजिए, क्योंकि जगुआर की ताकत समझना भी जरूरी है। 36,000 फीट पर उड़ान भरने में सक्षम है जगुआर। रफ्तार कितनी है? 1700 प्रति घंटे की रफ्तार से, प्रति किलोमीटर के हिसाब से ये 1.5 मिनट में मान लीजिए कि 30,000 फीट की उड़ान पर पहुंच सकता है। एकदम वर्टिकल उड़ान भरने में ये सक्षम है और दुश्मन के लिए ये काल बन के बरसता है। रफाल की बात करते हैं, ये सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है भारत के लिए। फ्रांस से खरीदा था और अभी इसकी एक और खेप आना बाकी है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, 2500 किलोमीटर, माफ कीजिएगा 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और 3700 किलोमीटर इसकी रेंज है।
यानी कि जब ये अपनी पूरी रेंज का इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान के आर पार जाकर उसको नेस्तम नाबूद कर सकता है और 50,000 फीट पर उड़ान भरने में सक्षम है। वर्टिकली ये दुश्मन को उड़ान भर के चकमा भी दे सकता है। पूर्व में हमारी तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया था विकास कि अगर हमारे पास उस वक्त रफाल होता तो हमें सरहद पार करने की जरूरत नहीं थी, यानी कि इसी तरफ से हम हमला कर लेते। अब तो रफाल भी है और दूसरी खेप भी आने ही वाली है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बेंगलुरु के नजदीक अवलाहल्ली इलाके में एक शख्स ने घर में रात में हथियारों से लैस 5-6 लोगों ने उसके शख्स के घर पर हमला कर दिया और जिससे वहां के लोगों की नींद आराम हो गई। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन जिस मकान पर हमला किया गया था उसे काफी नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट बेंगलुरु के ग्रामीण इलाके औलाहली में आधी रात को शांति से सो रहे लोगों की नींद अचानक शोरगुल से खुल गई। प्रभु नाम के एक व्यक्ति के घर पर गंडासे और लाठियों से लैस 5 से 6 लोग आधमके और दरवाजों खिड़कियों पर अंधाधुंध प्रहार करते हुए दिखे। हमलावरों में एक महिला भी शामिल थी। पीड़ित व्यक्ति प्रभु ने पुलिस में शिकायत करके महिला पर आरोप लगाया कि हमला कर रहे लोगों की अगुवाई एक महिला कर रही थी। औलाहली पुलिस ने उस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमले की वजह दोनों परिवारों की आपसी रंजिश है। प्रभु के घर पर हमला इस ढंग से किया गया कि उनके घर को काफी नुकसान पहुंचा और वहां रहने वाले दहशत में आ गए। मामले की जांच जारी है। अब देश को एक नया बंदरगाह मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिंगजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को समर्पित देश को किया। देश का पहला सेमी ऑटोमेटिक पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट से सिर्फ 10 नॉटिकल माइल की दूरी पर। एक शानदार और बड़ा पोर्ट जो भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाया और इसी के साथ इस शानदार पोर्ट पर काम शुरू हो गया। तिरुवनंतपुरम केरल विजिंगजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। चूंकि बंदरगाह केरल में है, जाहिर तौर पर केरल का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। केरल को वैश्विक समुद्री मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने में मदद मिलेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री परिवहन में हिंदुस्तान की भूमिका में तेज बदलाव की उम्मीद है। ये परियोजना 8,867 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरी हुई। सफल परीक्षण के बाद बंदरगाह को पिछले साल 4 दिसंबर को वाणिज्यिक कमीशनिंग प्रमाण पत्र मिला और अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों से केरल और देश के विकास के लिए इसे खोल दिया है। इसकी जरा इंपॉर्टेंस समझिए। केरल में विजिंजम पोर्ट का मिलना भारत की अर्थव्यवस्था की ताकत को और बढ़ाएगा, रफ्तार बढ़ेगा। केरल सरकार इस प्रोजेक्ट को 2/3 लागत दे रही है। इसमें ब्रेक वाटर बनाने का पूरा खर्चा शामिल है। ब्रेक वाटर एक बेहद जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यह सुनिश्चित करता है कि पोर्ट हर मौसम में ठीक से काम करता रहे। देखिए इस पोर्ट की और क्या खासियत है आपको समझाते हैं। विजिंजम में ब्रेक वाटर भारत में सबसे गहरा करीब 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पोर्ट की गहराई 28 मीटर है। 9 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर विजिंगजम में पूरी तरह से ऑटोमेटिक यार्ड क्रेन और रिमोट से चलने वाले शिप टू शोर क्रेन है। काम तेजी से और सुरक्षित तरीके से होता है और भारत का पहला होम बिल्ट AI पावर्ड वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी मौजूद है। IIT मद्रास के साथ मिलकर इसे बनाया गया है ताकि ये कुशलता से काम करता रहे और उच्च तकनीक की वजह से भारत यहां पर बड़ी तादाद में अपनी विदेशी पूंजी बचाएगा। तो विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को उद्योगपति गौतम अडानी ने तैयार किया है, जबकि पोर्ट केरल में खुला है। पोर्ट के उद्घाटन समारोह की खास बात यह रही कि मंच पर मोदी तीखे और चुटीले अंदाज में विपक्ष पर सियासी हमला करना नहीं भूले। रिपोर्ट देखिए। केरल में कांग्रेस और उसके सहयोगी की सरकार है। विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी पहुंचे तो मंच पर कांग्रेस और उसके सहयोगी का पूरा कुनबा मौजूद था। आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। मंच पर पीएम मोदी कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों पर कटाक्ष तो किया ही, उद्योगपति गौतम अडानी की प्रशंसा भी की। और गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट
ये अदानी ने यहां केरल में बनाया है, तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा शायद करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मौका विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट के उद्घाटन का था, लेकिन इस राजनीतिक मंच पर कांग्रेस, वामपंथ और केंद्र सरकार के बड़े चेहरे एक साथ दिखे। कांग्रेस कार्य समिति में दो अहम प्रस्ताव पास हुए हैं। जाति जनगणना में पहले तेलंगाना में मॉडल देखा जाए और उसके बाद इसको शुरू किया जाए, ये कांग्रेस का कहना है। देखिए, जातिगत जनगणना के लिए बजट आवंटन नहीं हुआ है और साथ ही निशाना साध दिया पहलगाम के पीड़ितों को कब मिलेगा ये इंसाफ, कांग्रेस की तरफ से ये कहना है। सीईसी की बैठक हुई, कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक थी। कार्य समिति में ये दो अहम प्रस्ताव पास हुए हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, क्या अपडेट है इस प्रस्ताव में और क्या कुछ कहा गया है? देखिए, जातिगत जनगणना पर मुख्य तौर पर 3 बातें कही गई हैं। पहला, आज मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार अगर देश में ईमानदारी से जातिगत जनगणना कराना चाहती है तो उसे तेलंगाना मॉडल को स्टडी करना होगा। दूसरी बात, कांग्रेस ने मांग की है कि समयबद्ध तरीके से जाति जनगणना जो है वो देश में होना चाहिए, सरकार को इसमें देरी नहीं करनी चाहिए और सोच समझकर जो मोडालिटीज़ हैं उनको स्टडी करना चाहिए, जिससे कि सही आंकड़े जाति के बारे में इकट्ठा किए जा सकें। और साथ ही कांग्रेस ने ये भी कहा है कि 50% आरक्षण की जो सीलिंग है उसे हटाना ज़रूरी है। जब जाति जनगणना होगी, जब नए आंकड़े आएंगे तो ये ज़रूरी होगा कि आरक्षण का जो कोटा है 50% की जो सीलिंग है उसको हटाया जाए। तो मुख्य तौर पर जाति जनगणना पर ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। जहाँ तक पहलगाम का सवाल है, उसमें यह कहा गया है कि 10 दिन हो चुके हैं आतंकी हमले के, लेकिन जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई करती सरकार नजर नहीं आई है। प्रधानमंत्री ने यह जरूर कहा है कि सुरक्षा बल पूरी तरह से अधिकृत हैं, लेकिन सरकार ने जमीन पर अभी तक सख्ती से कार्रवाई नहीं की है। जी हिमांशु, आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। चलिए, अब न्यूज हेडक्वार्टर में बढ़ते हैं आगे और अगली खबर की बात करेंगे। और यह खबर देश में होने वाले जातीय जनगणना से ही जुड़ी हुई है, जहां सरकार के ऐलान के बाद पूरा विपक्ष इस मुद्दे को अपने पक्ष में करने में लगा हुआ है। जातीय जनगणना पर सरकार के ऐलान की टाइमिंग पर चर्चा है। आखिर सरकार ने इस वक्त ऐलान क्यों किया? कुछ अहम जानकारी आला सूत्रों से हवाले से एनडीटीवी को मिली है। आइए आपको बारी बारी से वो जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, सरकार ने कई फैक्टर्स को ध्यान में रखकर यह फैसला किया, जहां 2029 में महिला आरक्षण लागू करना, बिहार विधानसभा चुनाव में संदेश देना जैसे, और मुस्लिम समुदाय में पिछड़ों की पहचान करना, विपक्ष के हाथ से मुद्दा छीनना भी सरकार का मकसद है और परिसीमन को ध्यान में रखकर भी यह फैसला लिया गया है। जातिगत जनगणना के फैसले का पहलगाम आतंकवादी हमले से ध्यान हटाना नहीं, बल्कि आला सूत्रों के अनुसार जातिगत जनगणना की प्रश्नावली में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए जाएंगे और जनगणना में पूछे जाने वाले प्रश्नों में धर्म के अलावा जाति का कॉलम भी जोड़ा जाएगा। यह कॉलम भरना सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए अनिवार्य किया जाएगा, ताकि सरकार जो जातीय आधार पर जनगणना करा रही है उसका मकसद पूरा किया जा सके। आगे खबर अहमदाबाद से, क्योंकि आज अहमदाबाद और पश्चिम बंगाल से 2 बड़ी खबरें सामने आई हैं, बताएंगे विकास। अहमदाबाद में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जबकि कोलकाता की एक इमारत में भी आग लगी तो वो आग का गोला बन गई। पहले गुजरात के अहमदाबाद से आई इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। आधे आसमान तक काले धुएं का गुबार है। धुआं इतना घना है कि सूरज की रोशनी जमीन पर ना पहुंचे। लपटों का ये तांडव एक केमिकल फैक्ट्री में दिखा। हुआ यूं कि बटवा के जीआईडीसी इलाके में बनी इस केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। केमिकल की वजह से आग इतनी तेजी से भड़की कि कुछ ही वक्त में पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। अग्निकांड की दूसरी तस्वीर कोलकाता से आई। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में सेक्टर 5 में ये बिल्डिंग अचानक आग का गोला बन गई। खबर मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आज उत्तर भारत में मौसम ने अचानक करवट ली। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान और तेज बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। कई हिस्सों में इस आंधी तूफान की वजह से खासा नुकसान हुआ। भयानक बारिश देखने को मिली और बारिश के साथ ही तेज आंधी भी चली। सड़कों पर पानी भर गया, भीषण ट्रैफिक जाम हुआ और दिल्ली हांफती दिखी। बेमौसम बरसात ने दिल्ली एनसीआर को धो डाला। सड़कें समंदर बन गई, अंडरपास दरिया में तब्दील हो गए।
रफ्तार पर ब्रेक लग गया। सैलाब जैसे हालात दिखे। कई जगह गाड़ियां डूब गईं, कई जगह पानी के प्रहार से गाड़ियों के इंजन ठप हो गए। दिल्ली एनसीआर में तड़के 3 बजे झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। चंद घंटों की बारिश में दिल्ली जलमग्न हो गई। सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। लोग देरी से दफ्तर पहुंचे। मिंटो ब्रिज, मंडी हाउस, धौलाकुआं में ऐसा जल भराव हुआ कि गाड़ियां रेंगती दिखी। मौसम बिगड़ा तो 20 से ज्यादा विमानों की आवाजाही पर भी असर पड़ा। मौसम विभाग ने दिल्ली में एनसीआर में भारी बारिश के चलते येलो अलर्ट जारी किया है, यानी बादल अब भी और बरसेंगे। दिल्ली एनसीआर में तेज तूफान के साथ आई बारिश कई लोगों की जिंदगी भी लील गई। देखिए, भारी आंधी और बारिश से एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। सब कुछ बिखरा हुआ, टूटा हुआ, सिर्फ मलबा ही मलबा। ईंट का एक एक टुकड़ा बड़े हादसे की दास्तान कह रहा है। तो घर में पड़ा सामान भी बिखरा हुआ है और मलबे के नीचे दफन हो गई 4 जिंदगियां। दिल्ली एनसीआर में तेज तूफान के साथ बारिश आई तो इस घर में रहने वाले 4 लोग इसी मलबे में दब गए। उस वक्त यहां 5 लोग सो रहे थे। 4 की तो मौत हो गई तो एक जख्मी हो गया। ये तस्वीर दिल्ली के द्वारका के जाफर कलां इलाके की है, जब खेत में बने ट्यूबवेल घर पर बड़ा नीम का पेड़ गिर गया। मृतकों की पहचान 26 वर्षीय ज्योति और उसके 3 बच्चों के रूप में हुई है, जबकि ज्योति के पति अजय को मामूली चोटें आई हैं। भारी तूफान और बारिश से दिल्ली में 4 लोगों की मौत हुई तो सियासी तूफान भी शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना साधा। भारी बारिश और तूफान की ये तस्वीरें सिर्फ किसी मौत की सबब नहीं बनी, बल्कि सियासी जंग की धार को भी तेज कर दिया है। कल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो बीजेपी विपक्ष में रहकर निशाना साधती थी। अब मौका आम आदमी पार्टी के हाथ में है। 4 लोगों की मौत के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा, पहली बारिश में 4 लोगों की मौत, एक मां और उसके 3 बच्चों की मौत हुई। दिल्ली की 4 इंजन की सरकार की सच्चाई सबके सामने है। 4 लोगों की मौत की खबर के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का भी पोस्ट आया। लिखा, ट्रिपल इंजन सरकार के सारे इंजन और उनके कलपुर्जे सुबह से शाम तक केवल अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ धुर-धुर करने में लगे रहते हैं और दिल्ली का ये हाल बना दिया। भारी बारिश के बाद पूर्व सीएम आतिशी ने भी निशाना साधा। बिन मौसम पहली बारिश के बाद ऐसा सियासी हाल है तो सोचिए आगे क्या होगा। देखिए, मूसलाधार भारी बारिश के साथ दिल्ली वालों की मुश्किलें भी बढ़ती हैं। हमेशा हर साल ऐसा ही होता है। सुबह जब लोग दफ्तर जा रहे थे, परेशानी काफी बढ़ गई। आज वाईट्यूब पर किस तरह के हालात थे, कितनी दिक्कतें दिल्ली वालों ने झेली, ग्राउंड जीरो से एनडीटीवी रिपोर्टर इश्का की ये रिपोर्ट देखिए। अभी मैं फिलहाल मौजूद हूँ आईटीओ पर। अब हम आपको सीधे सीधे तस्वीरें दिखाएंगे। आईटीओ काफ़ी बिजी स्ट्रेच माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि लोग अपने दफ्तर की तरफ जा रहे हैं। जो ट्रैफिक आ रहा है वो नोएडा से दिल्ली की तरफ आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ से जो दिल्ली वाले लोग हैं वो भी नोएडा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ की आज की स्थिति हम आपको दिखा दें। देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे रोड पर जल भराव की स्थिति दिख रही है। लोगों को कितनी परेशानी हो रही है हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर चलते चलते जो है वो ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं। तो ये प्री मॉनसून की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। 2 घंटे पहले ही हम बात करें तो बारिश रुक चुकी है और उसके बाद भी जल भराव की जो स्थिति है वो अभी भी बनी हुई है। बारिश में दिल्ली तो डूबी, खुद सीएम रेखा गुप्ता को मोर्चा संभालना पड़ा। हालात का जायजा लेने के लिए सीएम साहिबा ग्राउंड पर खुद उतर गई। मजनू कटीला इलाके का दौरा किया, सड़कों पर पैदल मार्च भी किया।
एक बारिश ने दिल्ली को डुबो दिया। दिल्ली के ज्यादातर इलाके जलमग्न हो गए। दिल्ली जलमग्न हो गई तो सीएम रेखा गुप्ता खुद मैदान पर उतरी। मजनू का टीला इलाके का निरीक्षण किया। आगे पीछे अधिकारियों का लाव लश्कर था। सीएम साहिबा सैलाब जैसे हालातों को खुद मॉनिटर कर रही थीं। सड़कें दरिया जैसी लग रही थीं, जिसका वीडियो खुद सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया। दिल्ली में जल भराव की दिक्कत कैसे दूर होगी? कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं जहां बारिश के बाद हालात सैलाब जैसे हो जाते हैं? सीएम रेखा गुप्ता ने जल भराव वाले ऐसी जगहों की पहचान करने के ऑर्डर दिए। अधिकारियों को फौरन इन जगहों के लिए एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा, ताकि अगली बारिश में दिल्ली को डूबने से बचाया जा सके। तो तेज हवाओं के कारण जमीन पर अगर इसका असर देखने को मिला तो हवा में भी, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें इसकी वजह से प्रभावित रहीं, कई ट्रेनों पर भी इसका असर देखने को मिला। बेमौसम बारिश की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट के T3 पर तेज हवाओं के कारण एक लोहे की ग्रिल कुछ गाड़ियों पर आ गिरी। गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। दिल्ली एनसीआर में बेमौसम बारिश की वजह से कई उड़ानें भी प्रभावित रहीं। जानकारी के मुताबिक करीब 100 विमानों में देरी और कई फ्लाइट्स डाइवर्ट की गईं। न सिर्फ फ्लाइट्स पर असर दिखा, बल्कि ट्रेनों पर भी असर दिखा। कई जगहों पर पेड़ तारों पर गिर गए। तार टूटने के कारण दिल्ली मंडल की कई ट्रेनें प्रभावित हुईं। करीब 25 से अधिक ट्रेनें लेट चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर के बाहर तेज तूफान के साथ बारिश का असर देश के दूसरे हिस्सों में भी दिखाई दिया। उत्तराखंड में मनेरी डैम का पानी अचानक छोड़ दिया गया, तो क्या हुआ, रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ पानी का सैलाब जैसे इंसान को बहाकर ले जाएगा। पानी का मूड भी ऐसा ही दिख रहा है और तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 लोग बीच में ही फंस गए और उनके चारों ओर पानी का सैलाब है। हालात ये कि न पीछे जा सकते हैं, न ही आगे बढ़ सकते हैं। अब तो बस जिंदगी बचाने की जद्दोजहद है। ऊपर वाले का ध्यान है और जान बच जाए इसकी प्रार्थना। फिर वही हुआ। टापू में फंसे 2 लोगों को बचाने के लिए मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई। दोनों की जान बचाने की कोशिश की जाने लगी। रस्सी का सहारा लिया गया, काफी मशक्कत की गई, तब जाकर दोनों की जिंदगी बचा ली गई और एक बड़ा हादसा टल गया। ये तस्वीर उत्तराखंड के मनेरी डैम की है। ऐसी हालत तब पैदा हो गई जब डैम से अचानक पानी छोड़ दिया गया और त्रिलोथ के पास नदी का जलस्तर बढ़ गया और 2 जानें फंस गईं। और अब आपको हरियाणा के झज्जर लिए चलते हैं। यहां तेज बारिश के बाद ऐसा सैलाब आया कि पूरी अनाज मंडी ही डूब गई। मंडी में रखा लाखों रुपए का अनाज जलमग्न हो गया। ये मंजर किसी तालाब की नहीं, बल्कि अनाज मंडी की है। अनाज की बोरियां जल समाधि ले चुकी हैं। यह आलम सिर्फ अनाज मंडी के एक मुहाने का नहीं है। दूसरे छोर पर चलिए, कमोवेश यहां भी हालात ऐसे ही हैं। अनाज की सैकड़ों बोरियां पानी में डूबी हैं। इससे भी भयंकर हालत देखिए। खुले आसमान के नीचे अनाज का अंबार लगा है, जिसे तिरपाल से ढका गया है, लेकिन मूसलाधार बारिश की मार तिरपाल झेल नहीं सका। सैलाब ऐसा आया कि अनाज के ढेर जलमग्न हो गए। हरियाणा के झज्जर की अनाज मंडी ने किसकी गलती से जल समाधि ली, ये जांच का विषय है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर लापरवाही ना होती तो अनाज पानी पानी ना होता। भारी बारिश की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि प्रशासन ने लोगों को नदी के आसपास न जाने की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में चिनाब का तेज बहाव देखा गया है।
भारी बारिश के बाद जम्मू कश्मीर से निकलने वाली चिनाब नदी का ये हाल है। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और चिनाब पूरे वेग के साथ बह रही है। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वो नदी से दूर रहें। जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में चिनाब में बढ़े हुए पानी के स्तर को साफ देखा जा सकता है। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ाने वाली ये बारिश ऐसे समय पर हुई जब पहलगाम के हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित किया है। यानी अब भारत पाकिस्तान के साथ चिनाब और झेलम नदियों के पानी की जानकारी साझा नहीं कर रहा है। चिनाब का ये पानी पाकिस्तान जाता है और अब उसको ये अंदाजा नहीं होगा कि कब नदियों में ज्यादा पानी आ रहा है और कब कम, जिससे ना तो वो अपने नागरिकों को बाढ़ की चेतावनी दे सकेगा और ना ही नदी के नजदीक के रास्तों से टैंक्स की आवाजाही हो सकेगी। मुसीबत तो बारिश ने हरियाणा के गुरुग्राम की भी बढ़ा दी है और कुछ ही घंटों की बारिश में गुरुग्राम की सड़कों की अगर बात करें तो उनकी हालत खराब हो गई। लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। पैदल मुसाफिरों को तो और भी ज्यादा दिक्कत हुई। रिपोर्ट में देखिए। गुरुग्राम में बारिश के साथ आसमान से मुसीबत बरसी। सड़कों की हालत ऐसा लग रहा है जैसे दरिया उमड़ आया हो। सैलाब में गाड़ियां, सैलाब में पैदल मुसाफिर, हर मंजर हैरान करने वाला है। गाड़ियां तो जैसे तैसे जलमग्न सड़कों से गुजर गईं, लेकिन पैदल और साइकिल सवारों के लिए सैलाब बड़ी चुनौती बन गया। सड़क पर कमर तक पानी भरा है। साइकिल के साथ एक शख्स किसी तरह लहरों को पार कर रहा है। सड़कें जलमग्न हुई तो गुरुग्राम की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। लोग घंटों लंबे जाम में फंसे रहे। सड़कों पर रेंगती गाड़ियों की लंबी कतार दिखी। और अब खुशखबरी है, आज भगवान केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस खास मौके पर केदारनाथ में अद्भुत नजारा होता है वो देखने को मिला। मुख्यमंत्री भी पहुंचे, तमाम लोग पहुंच रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ अर्चना पूजा की पूरी तैयारी है। शानदार फूलों की वर्षा की शानदार तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। शुक्रवार सुबह 7 बजे केदारनाथ के कपाट खुल गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ श्रद्धालुओं का स्वागत करते नजर आए। उन पर हेलीकॉप्टरों से फूलों की बारिश हुई। भारतीय सेना ने भक्ति संगीत बजाया। केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही जो श्रद्धालु वहां पहुंचे, उन्हें इतने शानदार स्वागत की शायद ही उम्मीद रही हो। लेकिन पुष्कर धामी ने इस मौके को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भक्तों के लिए भंडारा लगाया। गुरुवार को ही भगवान केदारनाथ पंचमुखी की डोली केदारनाथ धाम पहुंची। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वादियों, हिमालय की गोद में बसे श्री केदारनाथ के दिव्य धाम की आध्यात्मिक ऊर्जा हर बार मन को नई शक्ति, शांति और भक्ति से भर देती है।